बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 10 फिजिक्स आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 अबाउट साउंड वेव हमने आज कवर करना है। और काफ़ी लंबा गैप हो गया, यानी कि चैप्टर 1 जो था हमारा वेव्स का था, उसको कवर किया काफ़ी वक्त हो गया, बिकॉज मुझे इतना मौका नहीं मिल पाया था कि मैं रिकॉर्डिंग को अपलोड कर सकूँ। एनीवेज हमने चैप्टर आज कवर करना है। इससे पहले हम चैप्टर कवर करें, मैंने अनाउंस किया था अबाउट द व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, कि जो जो यहाँ पे रेगुलर चैनल को वॉच कर रहे हैं, वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, तो वो आप व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों ने क्या करना है, अपना नाम, पेरेंट्स नेम, क्लास 9 और 10 और जो स्कूल नेम, ये चार चीज़ें मुझे व्हाट्सएप करनी है मेरे नंबर पे। नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 03152287 ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे मैंने अलग से बकायदा सिम ली इसी ग्रुप के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने मुझे अपना नाम, पेरेंट्स नेम, क्लास 9 और 10, ठीक है, कौन सी क्लास के आप हैं, और स्कूल नेम, ये चार चीज़ें मुझे व्हाट्सएप करनी है। बाद में मैं खुद मैनुअली ग्रुप को क्रिएट करूँगा। और अभी इतनी रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं है कि जब एटलीस्ट 5 से शुरू जाने के आ जाएंगे मेरे पास, उसके बाद जाके ग्रुप में लॉन्च कर दूंगा। तो आप लोगों ने फ़ौरन से फ़ौरन मुझे व्हाट्सएप करना है ताकि मैं जल्दी ग्रुप को स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा ग्रुप बन गया तो हमने ग्रुप में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और ग्रुप में क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, कम्युनिकेशन विद द टीचर, यानी कि आप लोग लेक्चर देख रहे हैं मेरा, तो आप लोग मुझसे कम्युनिकेट कर सकेंगे, किसी भी तरह का सवाल पूछ सकेंगे टॉपिक के हवाले से। यानी कि जो भी टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो उस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आइदर थ्रू वॉइस नोट, यानी कि आप लोग रिकॉर्डिंग भेज देंगे मुझे वॉइस की, या फिर कोई न्यूमेरिकल वगैरह तो क्वेश्चन की आपने पिक्चर भेज दी। ठीक है। नंबर 2, इस ग्रुप के अंदर तमाम नोट्स को अपलोड किया जाएगा। फिजिक्स के नोट्स तो मैं खुद बना रहा हूँ, उसके अलावा इंग्लिश के और बायोलॉजी के नोट्स वगैरह भी मेरे पास हैं। ठीक है। और अगर किसी और के पास भी उर्दू के, हिंदी के नोट्स वगैरह हैं, तो इसका मकसद क्या है कि हर किसी की हेल्प हो, तो वो मुझे नोट्स फॉरवर्ड कर दे तो मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। क्योंकि ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो कि कहीं भी किसी कोचिंग में नहीं जा रहे हैं, ट्यूशन वगैरह पे नहीं जा रहे हैं, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सके। और ख़ासतौर पे क्लास 10 के अंदर कोर्स बिल्कुल चेंज हो गया, तो इजीली मार्केट में नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो किसी और के पास भी, किसी भी कोचिंग में कहीं की भी नोट्स है, तो वो मुझे फॉरवर्ड कर सकता है। तो उससे मैं हम कर देंगे ग्रुप में अपलोड, ताकि बाकी बच्चों को भी वो नोट्स वगैरह मिल जाए। नंबर 3, ग्रुप का क्या फ़ायदा होगा, ग्रुप के ज़रिए हम लोग कंडक्ट करेंगे शॉर्ट टेस्ट सेशंस। अच्छा, ये जो टेस्ट सेशंस होंगे, यहाँ पे हम एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंडक्ट करेंगे, बिकॉज प्रॉपर लंबा टेस्ट जो है ना वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। जब तक टेस्ट का एनवायरनमेंट ना हो तो टेस्ट कंडक्ट नहीं हो पाता है। तो हाँ, आगे जाके कोई भी मशवरा वगैरह तो आप दे सकते हैं मुझे। फिलहाल यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट या फिर शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल टेस्ट वगैरह वो हम यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, जो आप लोग की नॉलेज को और कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेंगे, रेक्टिफिकेशन टेस्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट के बाद होगा पोस्ट टेस्ट सेशन, यानी कि टेस्ट के बाद, यानी कि टेस्ट से हम लोगों ने क्या कुछ सीखा, हमारी क्या लर्निंग हुई, किन किन सवालों के जवाब हमें नहीं आते थे, क्या क्या उनके जवाब थे। उसके लिए हम कोई जूम की ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ग्रुप के पार्टिसिपेंट मौजूद होंगे, जो ग्रुप जो कि जूम को ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पे हम एक ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे सिर्फ ग्रुप के ही लोग होंगे, यानी कि जिन लोगों ने टेस्ट कंडक्ट किया होगा, टेस्ट को दिया होगा। तो रिक्वेस्ट मेरी क्या है कि जो मेरा चैनल था, तो जिन लोगों के पास चैनल की लिंक है उनके अलावा और कोई भी वीडियोस को नहीं देख सकता, बिकॉज सर्चिंग में कहीं से भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए जिम्मेदारी आप लोगों की, यानी कि जो भी आप लोग के सर्किल में 9 10 के स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे ऐसे बच्चे जो कि कहीं भी कोचिंग में या फिर ट्यूशन वगैरह में नहीं जा रहे हैं, या फिर अगर जा भी रहे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम अभी भी है, तो वो ग्रुप को ज्वाइन कर सके और फायदा उठा सके। तो मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ग्रुप बन जाए, तो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करनी है, यानी कि जब, यानी कि कम से कम 5 तक बच्चे भी होते हैं तो मैं ग्रुप को क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर 2 के नोट्स मैंने बना लिए हैं। ठीक है, चैप्टर 2 साउंड के बारे में है। चैप्टर 2 का नाम क्या है, साउंड वेव्स। ठीक है। तो चैप्टर 1 था वेव्स के बारे में, तो उन्हीं वेव में से एक टाइप थी साउंड वेव की। तो हम लोगों ने काफी हद तक साउंड के बारे में चैप्टर 1 के अंदर ही पढ़ लिया था। भाई साउंड की वेव कैसी होती है, साउंड की वेव मैकेनिकल वेव होती है। नंबर 1, साउंड वेव कैसी है, मैकेनिकल वेव है, यानी कि इन वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। और जिनको मीडियम रिक्वायर्ड ना हो वो कौन सी होती है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। नंबर 2, इनकी मोशन कैसी होती है, इनकी मोशन होती है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। यानी जो साउंड की वेव के पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी प्रोपगेशन के पैरेलल मूव करते हैं, तो इनकी मोशन कैसी होती है, यानी कि टाइप ऑफ मोशन के लिहाज से ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है।
यानी कि दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग चैप्टर 1 के अंदर ही कवर कर चुके हैं साउंड के बारे में। ठीक है। अच्छा, कंप्रेशन क्या होते हैं? हमारे पास वो इलाका या वो जगह जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत करीब करीब है, यानी कि एवरेज के मुकाबले में जो पार्टिकल बहुत करीब करीब है, तो वो इलाका या वो रीजन कहलाता है कंप्रेशन। और जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं देन एवरेज, तो वो इलाका या वो रीजन कहलाता है रेयरफेक्शन। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल्स करीब होंगे तो वहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां पार्टिकल्स दूर दूर होंगे वहां प्रेशर क्या है, कम होगा। तो यहाँ प्रेशर जो होगा वो हाइयर होगा देन एवरेज, और यहाँ प्रेशर कैसा होगा, लोअर लोअर होगा, यानी कम होगा, लोअर देन एवरेज। तो यहाँ प्रेशर लोअर होगा देन एवरेज। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो व्हाट आर साउंड वेव? दे आर मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, दे आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ठीक है, व्हाट आर कंप्रेशंस? वो रीजन या वो इलाका जहाँ पे प्रेशर जो है वो थोड़ा ज्यादा है देन एवरेज। यहाँ पे जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत करीब करीब है इसीलिए प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, और व्हाट आर रेयरफेक्शंस? वो इलाका या वो स्पेस जहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है या यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम है देन एवरेज, वो कहलाएगा रियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गई साउंड वेव की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अब जरा साउंड वेव जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ दे आर प्रोड्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही आसान जवाब है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, सिर्फ 3 वर्ड में जवाब है इसका, यानी कि साउंड वेव कैसे पैदा होती है, तो जवाब क्या है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। यानी कि किसी भी मीडियम के अंदर का वाइब्रेशन होगी तो साउंड की वेव प्रोड्यूस होगी। तो कहीं भी अगर साउंड की वेव को प्रोड्यूस करवाना हो तो मीडियम ने वाइब्रेट करना है। इवन अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो मेरी आवाज कहाँ से आ रही है, मुंह से आ रही है। यहाँ पे क्या चीज कर रही है, वाइब्रेट, वोकल कॉर्ड्स। हमारे जो वोकल कॉर्ड्स से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हमारी आवाज जो है ना वो आगे ट्रेवल कर रही है। और कहीं भी कोई भी मतलब वॉइस अगर होती है क्रिएट, तो उसकी वजह क्या होती है, वाइब्रेशन। अब जरा मैं नोट्स को भी साथ साथ खोल लेता हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2, साउंड, साउंड की डेफिनेशन एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन। ठीक है, अच्छा, कंप्रेशन क्या होती है बता दिया मैंने, वाटर रेट मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है बहुत ही शॉर्ट सा। मुझे ये साबित करना है कि साउंड की वेव जो उसकी नेचर मैकेनिकल नेचर, यानी कि इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि एक जार बना हुआ है, जार के अंदर एक बेल डली हुई है। ठीक है, तो यूं समझ ले कि मेरे पास कहीं भी कोई भी जार है, इस तरह का जार हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक बेल को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, अब बेल जो है ना वो इस तरीके से है, और यहाँ पे इसका हैमर लगा हुआ है। ठीक है, व्हाट्सएप। ठीक है, और यहाँ पे 2 वायरें भी जा रही है बेल। असल में बेल बेल को मैं ऑन कर रहा हूँ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये चीजें वगैरह यहाँ से निकल ली, यहाँ पे मैंने रबर कॉर्क को लगा दिया। ठीक है, और ऐसा कॉर्क आप लोग लैब में भी देखा होगा। मकसद क्या है कि अंदर ना तो हवा आए, ना अंदर की हवा बाहर जाए, कि मुकम्मल तौर पे ये जार सील हो जाए। ठीक है, ये रबर कॉर्क है, और रबर कॉर्क के जरिए क्या है कि मैंने बेल को सस्पेंड किया हुआ है, 2 वायरें भी यहाँ पे गई हुई हैं, यानी कि जब भी मैं स्विच को ऑन करूंगा तो ये बेल ऑन हो जाए। ठीक है, अब अंदर यहाँ पर हवा मौजूद है। जार के एंड में एक सुराख के जरिए एक पाइप को हम लोगों ने इंसर्ट किया हुआ था, ये सर वैक्यूम पंप है। ठीक है, जब मैं पंप को ऑन करूंगा तो यहाँ पे मौजूद जो हवा थी वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे वैक्यूम बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि हवा भी नहीं होगी। वैक्यूम हम उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर कुछ भी ना हो। तो हर जगह हवा तो मौजूद है। अगर हम अर्थ की बात करें तो हम कहीं भी हैं तो हवा हर जगह मौजूद है। तो स्पेस के अंदर हवा नहीं होती, तो वो एक वैक्यूम है। तो हम अर्थ के अंदर भी किसी छोटी जगह पे वैक्यूम बना सकते हैं। कैसे? हम हवा को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो सराख था, यहाँ से हम लोगों ने एक पाइप को इंसर्ट किया है, और यहाँ पे लगा हुआ वैक्यूम पंप। अच्छा, इनिशियली क्या है कि वैक्यूम पंप जो है ना वो ऑन मैंने किया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे मतलब स्विच वगैरह ऑफ है। हाँ, कैसे ये पंप करता है वो हम लोगों ने पढ़ना नहीं, हाँ बस पंप करेगा बस। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे इस जार के अंदर एक बेल लगी हुई है। ठीक है, बेल के अब जो जार का जो आउटर इलाका था, आउटर सरफेस है, ठीक है, उसे मैंने एयर्स पे टाइट कर दिया है कॉर्क के जरिए,
यानी कि ना तो हवा अंदर आएगी ना अंदर की हवा बाहर जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा तो ये बेल बजना शुरू हो जाएगी। ये हैमर था ना, वो टन 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 करता रहेगा, ठीक है। अब टन टन के बाद मुझे आवाज आती रहेगी। अब मैंने इसको ऑन किया, बेल बजना शुरू हो गया। अब मुझे आवाज भी आ रही। आवाज क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि आवाज प्रोड्यूस हो रही है, आसपास हवा मौजूद है। हवा के जरिए ट्रैवल करते हुए गिलास तक जा रही है और बाद में बाहर तक भी आ रही है। यानी कि इसको हर जगह मीडिया मिल रहा है और वो साउंड की वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बेल है और एक एयर टाइट ग्लास बेल जा रहा है, ठीक है। एक मिनट रुको सर। सही है। बेल को मैंने जार के अंदर रख दिया है और मुकम्मल तौर पे सील कर दिया है रबर कॉर्ड के जरिए, ताकि हवा अंदर ना आ सके और ना अंदर की हवा बाहर जा सके, ठीक है। अब जब मैं स्विच ऑन कर दूंगा बेल को, तो मुझे आवाज सुनाई देगी, ठीक है, सुनाई दे रही है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने वैक्यूम पंप को ऑन कर दिया। जब मैं वैक्यूम पंप को ऑन कर दूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की हवा बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये जगह जो है ना वो हवा से खाली होना शुरू हो जाएगी। तो इन द सेम वे आहिस्ता आहिस्ता बेल की आवाज जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी। कम होते 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 वो वक्त आएगा जब यहाँ पे मुकम्मल तौर पे वैक्यूम बन जाएगा, तो मुझे बेल की आवाज आना बंद हो जाएगी। हालांकि बेल बज रही होगी लेकिन मुझे बेल की आवाज नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब हम ऑन करेंगे वैक्यूम पंप को, तो जो वैक्यूम पंप है वो अंदर की सारी हवा को बाहर निकाल देगा, अंदर वैक्यूम बना देगा, ठीक है। जैसे जैसे हवा बाहर निकाली जा रही होगी, बेल का साउंड जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसकी आवाज मध्यम होनी शुरू हो जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा आवाज नहीं आ रही होगी, यानी कि जब मैं हवा को मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल लूंगा तो आवाज आना बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मीडियम नहीं है बेल के आसपास, तो मुझे आवाज नहीं आ रही। तो ये साबित कर रहा है कि साउंड की वेव जो कैसी वेव है, एक मैकेनिकल वेव है। इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर मैंने साउंड के सोर्स में आसपास में मैंने मीडियम को हटा दिया, थोड़ा आगे मीडियम है लेकिन बीच में कुछ भी नहीं है, तो वेव ट्रैवल नहीं करेंगी। यानी कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मेरे पास एक और शॉर्ट वीडियो है, एनिमेशन है, तो वो भी मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो किस तरीके से बेल काम करती है, ठीक है। अच्छा, बाकी कुछ और क्वेश्चन है बुक के अंदर मौजूद है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी सब मैंने नोट्स पे कवर कर दिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वाई प्रेशर इज ग्रेटर इन कंप्रेशन रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यानी कि जहाँ पे कंप्रेशन होती है तो वहाँ पे प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं। अगर पार्टिकल्स करीब होंगे तो अभी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, दूर दूर होगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये जो सन है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना धमाके वगैरह हो रहे हैं, एक्सप्लोजन वगैरह हो रहे हैं, हम उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं आती इनकी आवाज? ठीक है, हालांकि सन जो है ना बहुत ही बड़ी मैसिव बॉडी है, तो यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े एक्सप्लोजन वगैरह हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो आवाज तो मतलब है कि वहां पे हो रही है, लेकिन सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, इसीलिए मुझे वहां पे मौजूद धमाकों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। अगला क्वेश्चन, कैन साउंड वेव ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स एंड लिक्विड? यस दे कैन ट्रेवल, बल्कि साउंड की वेव्स लिक्विड में ज्यादा होती है और सॉलिड में और ज्यादा होती है, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है कि सॉलिड के अंदर साउंड की वेव जो होती है, नहीं ख्याल ले लेता हूँ, मैंने मेंशन नहीं किया, बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये कि आप लोग को मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज 15 टाइम्स हायर, यानी कि तकरीबन 15 गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि ठीक ठाक ज्यादा होती है देन इन एयर, या फिर इन गैस, ठीक है। यानी कि हवा के मुकाबले में किसी भी सॉलिड में साउंड की वेव ज्यादा तेज ट्रेवल करती है। सॉलिड के अंदर इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन एक एवरेज 15 टाइम ज्यादा होती है, अच्छी खासी, यानी कि ज्यादा स्पीड है सॉलिड्स के अंदर। लिक्विड भी ज्यादा होती है लेकिन सॉलिड में और ज्यादा होती है। तो साउंड कैन ट्रेवल इन एवरी मीडियम, भले वो गैसेस मीडियम हो गया या लिक्विड मीडियम हो गया या फिर सॉलिड मीडियम हो गया, ठीक है। अच्छा, डिफाइन द स्पीड ऑफ साउंड एंड प्रूव दैट v इक्वल टू एफ लैम्डा। जो हम लोगों ने पहले डेरिवेशन की थी एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। साउंड की वेलोसिटी को बिल्कुल वैसे निकालें जिस तरीके से हम निकालते हैं आगे वेलोसिटी को, लेकिन वेलोसिटी फॉर्म का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर कहीं भी साउंड की वेव ट्रैवल कर रही है, फर्ज करें कि ये एक पॉइंट था, वेव ट्रैवल कर रही है, तो अब इस पॉइंट से कितनी वेव या कितनी कंप्रेशन या रेयरफेक्शन जो है ना मतलब है कि वो पास हुई और कितने टाइम में पास हुई, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम
यही वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा और साउंड वेलोसिटी को हम ऐसे ही निकालेंगे। अच्छा, बुक के अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह भी है, लेकिन देखिए यहाँ पे वो नोट्स के अंदर मैंने नहीं डाला है, बिकॉज वो पेपर में नहीं आता है, ठीक है। तो किसी भी खास पॉइंट से कितनी वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और कितने टाइम में कवर कर रही है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे साउंड वेव की वेलोसिटी को, ठीक है। और जो डेरिवेशन है एग्जैक्टली सेम है जो कि हम लोगों ने वन में कवर की थी। वेलोसिटी के फॉर्मूले का डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर डिस्टेंस किसके बराबर हो, वेव लेंथ के बराबर हो, तो टाइम बराबर हो जाएगा टाइम पीरियड के। और बाकी आगे पूरा एग्जैक्टली 100% सेम है जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर 1 में कवर किया था। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। साउंड की स्पीड जो है ना वो सॉलिड में ज्यादा है, बिल्कुल है। क्यों ज्यादा है, वाई, यानी कि वाई साउंड ट्रेवल वेरी फास्टर इन सॉलिड, इसकी स्पीड ज्यादा क्यों है हाई सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है, यहाँ पे सॉलिड में मॉलिक्यूल की जो इसके जो मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब होते हैं, ठीक है, इसीलिए साउंड की जो वेलोसिटी है सॉलिड में बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और गैस में बहुत ज्यादा कम होती है इनके मुकाबले में। सॉलिड के मुकाबले में वैसे होती बहुत ज्यादा है, लेकिन देखिए सॉलिड के मुकाबले में कम होती है, ठीक है। विच वन हैज हायर स्पीड, साउंड और लाइट, ठीक है। तो लाइट की स्पीड का देयर इज नो मैच विद द साउंड, लाइट की स्पीड साउंड से बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। कितनी होती है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि पेपर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। वो फैक्टर जो कि साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है। तो दो फैक्टर हमारे पास हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि साउंड की वेलोसिटी पर असर करते हैं। क्या करते हैं, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता रहूंगा साउंड की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट की बात करूँ 0 डिग्री पर, हवा के अंदर 0 डिग्री पे जो साउंड की वेलोसिटी वो कितनी है, तकरीबन 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, तो साउंड की वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्यों प्रोपोर्शनल, लेट्स सी इधर। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और साउंड ज्यादा क्विकली करता है वाइब्रेट, ठीक है। आमतौर पर क्या है कि हवा के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। और हर मॉलिक्यूल साइन की वेव पे कंडक्ट भी कर रहा है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता रहूंगा इनकी वाइब्रेशन बढ़ती रहेगी, यानी कि इनका जो एम्पलीट्यूड था वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। और जब बढ़ेगी इनकी वाइब्रेशन तो ऑब्वियसली साउंड की स्पीड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, सिलोस्टिक थ्री कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड। 25 डिग्री पे कितनी वेलोसिटी है, 346 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ साउंड की वेलोसिटी बढ़ रही है, साउंड की वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर 2 फैक्टर क्या, ह्यूमिडिटी। ये किसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी, यानी कि हवा के अंदर वाटर वेपर्स का बढ़ जाना, पानी के मॉलिक्यूल का बढ़ जाना, ठीक है। तो जब भी ये चीज बढ़ेगी तो क्या होता है कि पसीना आज बहुत ज्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है, यानी कि हवा गर्मी तो है ही लेकिन हवा के अंदर वेपर ज्यादा हो गए हैं, तो बड़ी पसीने वाली गर्मी, यानी कि वी हैव हाई ह्यूमिड टेम्परेचर इन्वायरमेंट, ठीक है। जो वेदर है बहुत ही ह्यूमिड है, बहुत पसीना आ रहा है, ठीक है। तो जब हवा के अंदर वाटर के वेपर्स बढ़ जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हवा की क्या बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी। तो अब साउंड की वेव कैसे इफेक्ट करती है, तो साउंड की वेव अगेन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ह्यूमिडिटी के। अच्छा, क्यों, उसकी वजह है, उसकी वजह थोड़ी लॉजिकल है, ठीक है। जब भी क्या होता है कि हवा के अंदर वाटर वेपर बढ़ते हैं तो हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, फर्स्ट है कि यहाँ पे एक जगह पे हवा मौजूद है, ठीक है। मिसाल करें कि इस इलाके में हवा के तकरीबन 8 मॉलिक्यूल आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि वाटर के जो मॉलिक्यूल थे वो भी आ गए, तो दो हवा के मॉलिक्यूल थे उनकी जगह क्या हो जाएगा, दो वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि हवा के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल बढ़ गए तो इन लोगों ने भी यानी कि जगह ले ली, ठीक है। अच्छा, वाटर के जो मॉलिक्यूल थे इनका वजन जो होता है तकरीबन कितना होता है, 18 ग्राम होता है, ठीक है।
और जो हवा के मॉलिक्यूल है इनका वजन तकरीबन 28.8 ग्राम होता है, ठीक है। असल में हवा जो है ना वो मिक्सचर है किसका, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इनका जो एवरेज मास था एक मोल का वो 28.8 ग्राम होता है, यानी कि वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब अगर इसकी जगह वाटर के मॉलिक्यूल आ गए तो उसका मास कम था, तो मास के कम होने से डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि जब हवा के अंदर वेपर ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हवा की डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और जो डेंसिटी है वो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इन द एंड इसके बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो बढ़ जाती है विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है। बिकॉज जो मॉइस्चर जो होता है वो हवा के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर लेता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। और जो साउंड की जो स्पीड है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए क्या होता है कि डेंसिटी कम हो जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो इन दी एंड ओवरऑल क्या होता है कि जब हम बढ़ाते हैं इम्यूनिटी को तो इससे साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों बढ़ जाती है, बिकॉज हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, इसकी रीजन है, ठीक है। अच्छा, कैन एनी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ साउंड विदाउट एनी वाइब्रेशन इन इट, बिल्कुल भी नहीं, जब तक वाइब्रेशन नहीं होगी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो साउंड तभी पैदा होगी जब वाइब्रेशन होगी, ठीक है। तो जब मीडियम के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तो साउंड पैदा होती है, वरना साउंड पैदा नहीं होगी, हम उसको नहीं सुन सकेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डज एवरी वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, क्या हर वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है, तो असल में करती तो है लेकिन है कि हमें सुनाई नहीं देती। अब आप लोगों ने एक न्यूमेरिक वो एक्सपेरिमेंट करना है सिंपल पेंडुलम का, जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। पेंडुलम था, उसको आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने मतलब है कि स्ट्रेच किया, छोड़ दिया, अब वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब जब पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है तो यहाँ से मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, ठीक है। आवाज पैदा हो रही है लेकिन वो सुनाई नहीं दे रही, मुझे बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्यों, असल में क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, इसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, यानी कि लेस देन 20 हर्ट्ज है। तो ऐसी वाइब्रेशन जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो वो हमें सुनाई नहीं देती, और जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो हमें वो भी सुनाई नहीं देती। तो जब तक वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इस रेंज के अंदर है हमें वही आवाज सुनाई देगी, वरना हमें वो आवाज सुनाई नहीं देगी। हाँ, इंसानों के अलावा कुछ और अगर मखलूकात है वो सुन सकती हैं तो वो अलग बात है, लेकिन यानी कि जो हमारे ह्यूमन रहते हैं ये इनकी रेंज इसे बोलते हैं रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, यानी कि इंसान जो होता है वो 20 हर्ट्ज से कम का साउंड नहीं सुन सकता। तो फ्रीक्वेंसी जो है शुड बी हायर देन 20 हर्ट्ज, ठीक है, एंड इट शुड बी लोअर देन 20,000 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ये हमारे पास रेंज है ह्यूमन ईयर की ऑडिबिलिटी की। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, किलो हम बोलते 1000 को। तो अगर कोई भी वाइब्रेशन इस रेंज के अंदर होगी तभी हमें वो साउंड सुनाई देगी, वरना भी वो हमें साउंड सुनाई नहीं देगी। जी, इसका मतलब है कि हर वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं करती फॉर ह्यूमंस। अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी, जैसे पेंडुलम था तो उसकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी सवाल बहुत लॉजिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ कैन प्रेशर इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो अगर हवा के अंदर प्रेशर बढ़ जाए, ओवरऑल प्रेशर बढ़ जाए, नॉट कंप्रेशन वगैरह वाला, ठीक है, तो इससे कोई फर्क पड़ता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में क्या होता है कि प्रेशर और डेंसिटी, प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी भी ऐसे वेरी करती है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो इन दी एंड क्या होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हवा के अंदर दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो साउंड की रोशनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसी लिहाज से डेंसिटी भी वेरी करेगी। तो ये प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इफेक्ट को, तो प्रेशर के बढ़ने से साउंड की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अभी यहाँ तक के लिए आज तक के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज।